सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी तमाम जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए आगामी जो 20-25 मिनट का ये वीडियो है उसके अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ें ऐसी देखेंगे, क्योंकि जब से ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक जो विज्ञान विषय है या सभी वरिष्ठ अध्यापक की मैं बात करूँ तो जैसे ही वैकेंसी आई है उस समय से काफ़ी विद्यार्थी द्वंद्व में, तो हम उस द्वंद्व को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मुझे जिन डाउट्स को लगा कि वास्तव में इन चीज़ों पर बच्चे को डाउट हो सकता है और है भी, तो उन सभी विषय वस्तु पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो भयभीत है कि वैकेंसी आ गई है लेकिन संख्या बहुत कम है। लेकिन इसके बहुत से ऐसे उदाहरण मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो काफ़ी अधिक संख्या में है, इतनी इस पोस्ट को हम बहुत कम नहीं मान सकते हैं। तो आप ये जो भी है ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि संख्या बहुत कम है। 261 पद हमारे नॉन टीएसपी की बात करूँ, टीएसपी को मिलाकर लगभग 350 के आसपास पद हैं, तो काफ़ी पद हैं, आप कम ना आंके। उसके साथ साथ यदि अभी भी काफ़ी परिवर्तन जो हुए हैं उसमें मुझे भी ये प्रतीत हो रहा है कि संख्या भी, यदि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ ही चुकी है कि नहीं हमें तो पद ज़्यादा ही चाहिए, तो इस विषय में पर भी काफ़ी जल्द आपको शायद राहत मिलेगी और पदों की संख्या बढ़ेगी। तो आप उन चीज़ों का इंतजार ना करें, क्योंकि कब पद बढ़ेंगे उस समय तक हमारा जो ये समय है वो ना बीते। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो तैयारी है, नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप अपनी तैयारी सही तरीके से स्टार्ट कर दें। अब हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो हमारा मुख्य मकसद आज के इस वीडियो का है कि जो विद्यार्थी बिल्कुल नया है और शून्य से शुरू कर रहा है, या जो विद्यार्थी पुराने भी हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस प्रकार से ग्रेड सेकंड या वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय से किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, तो उन्हें मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आगामी 20-25 मिनट में समझाने का, बिल्कुल शून्य से, जीरो लेवल से, कि आप किस प्रकार से अपनी जो तैयारी उसको शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा यही विषय है मुख्य रूप से कि तैयारी बिल्कुल जीरो से कैसे शुरू करें। तो इसके विषय में हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें इस विषय से सबसे पहले यह निर्धारित करना होगा कि हम क्या वरिष्ठ अध्यापक की ही तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ आपकी मुख्य रूप से आपके जहन में होनी चाहिए, चाहे आप मैथमेटिक्स से हैं चाहे विज्ञान वर्ग से। मैं साइंस वर्ग की मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ, तो आपको जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि वास्तव में मैं वरिष्ठ अध्यापक की ही तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि इस समय में सोचने में भी हमें काफ़ी समय लग जाता है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो तैयारी शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में ही बहुत से बैरियर आपके आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, रीट का बैरियर हो सकता है, रीट पात्रता का बैरियर हो सकता है, अन्य आपकी वैकेंसी जब वो बैरियर हो सकते हैं। तो इसमें आपको वो सब बैरियर हटाने होंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता है कि वास्तव में यदि आप डटे रहे लास्ट तक, यदि आप हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। क्योंकि इतने बैरियर आएंगे बीच में, इतने बैरियर आएंगे, यदि आप डटे रहे तो निश्चित रूप से आप वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के अध्यापक बनेंगे। उसका कारण मैं बता रहा हूं कि पिछले जो भर्तियां जो भी हुई हैं, आप सबको पता है कि इस विषय की मुख्य डिमांड यही रही है कि आप यदि लास्ट तक डटे रहते हैं तो आप वरिष्ठ अध्यापक बनते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, तो विद्यार्थी पहले ही या निर्णय ही नहीं ले पाता है कि क्या मुझे वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय से तैयारी करनी चाहिए, और जो कुछ कर भी जाते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं। उसका कारण बहुत सी वैकेंसी अब आगे थोड़ी देरों बाद हो सकता है लेब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाए, रीट पात्रता का नोटिफिकेशन चल रहा है, रीट पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा भी होगी, और बहुत सी ऐसी वैकेंसियां हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली है। उसके चक्कर में विद्यार्थी ना इधर का और ना उधर का, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा है जहां तक मेरा मानना है कि इस परीक्षा के अंदर ज्ञान आपसे आंका नहीं जाता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ पहले से 50% रह रही है। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आपकी ज्ञान की परीक्षा है। ये ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके उस परीक्षा तक डटे रहने की परीक्षा है। और जो विद्यार्थी निश्चिंत रूप से इस परीक्षा में डटा रहेगा वो इस परीक्षा में सफलता पा लेगा, ये आप निश्चिंत मान के चलें। और आप पुराने पेपर्स, यदि पुराने विद्यार्थियों से आप रूबरू हुए हो और आपने देखा हो आपके जो भी साथी पहले चयनित हुए हैं, तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि किस प्रकार की ये परीक्षा है। इसके अंतर्गत हम शुरू करें कि इसमें किस प्रकार से हम शून्य से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप बिल्कुल नए हैं या आप पिछली बार, अब इसमें कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं वो अपना कर सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं मुख्य रूप से बात करूं कि जैसे अभी ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम है हमारा 29 तारीख को, और उससे पहले आप उसकी तैयारी कर चुके हैं, आपने 6-7 महीने दिए हैं, और उससे पहले आप हो सकता है पिछली परीक्षा में भी आपने इसकी तैयारी की हो, तो उन विद्यार्थियों को मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि आपको रीट की तरफ जाना चाहिए। आपको केवल इसी की तैयारी करनी चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं
और ये चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं इस विषय से थोड़ा सा अलग था कि वो आगे के इस एक वीडियो और रहेगा जिसके अंतर्गत हम आगे बात करेंगे कि रीट और इसमें क्या डिफरेंट है, वो अलग चीज है। आज का जो हमारा वीडियो है मुख्य रूप से इस पर है कि हम वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय के यदि तैयारी करने लग गए हैं, लगने की बात की सिचुएशन है कि हम किस प्रकार से इसको मैनेज कर सकते हैं, सिलेबस बड़ा है, किस प्रकार से शॉर्ट रूप में इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आप सबको वैसे विदित है कि 3 विषय मुख्य रूप से इसके अंतर्गत, 4 विषय हैं, 3 नहीं, जिसके अंतर्गत हमारा टीचिंग मेथड भी है। तो आपका चाहे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, टीचिंग मेथड और फिजिक्स, 4 विषय मुख्य रूप से हैं। 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न में से लगभग हमें आज तक का रिकॉर्ड हम देखें तो वहां हम केवल 70 से लेकर हमारा 80 के आसपास प्रश्नों का क्राइटेरिया रहता है। केवल सही प्रश्नों की संख्या हमारी इतनी है तो निश्चित रूप से हम वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान बन रहे हैं और बनेंगे आगे भी, ये कन्फर्म है, यदि पेपर का पैटर्न इस प्रकार से ही रहता है। अब हम क्या है कि पहले से ये चीजें सोचते नहीं, हम केवल सिलेबस देखते हैं और जिसका हार्ड पार्ट है उसे हम छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली परीक्षा के अंदर 40% की, हम इसमें भी बात कर लें, यदि मान लो 40% का रूल भी है, फिर भी हमारे यहाँ पर केवल 60 सवाल ये मांग रहे हैं। मैं आपको 60 के बजाय कितने कह रहा हूँ, 70 से 80 का टारगेट हम आपको दे रहे हैं। अब 80 प्रश्न मान लो हम इसका लेकर चलें, 80 प्रश्न का क्राइटेरिया बहुत छोटा सा है, बहुत कोई ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। आप मुख्य रूप से इस विषय की तैयारी कर रहे हैं, हम सिलेबस पर भी आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस में कि सिलेबस किस प्रकार का है, वो चीज अलग है। लेकिन जब हम ये देखें कि हम तो केवल शुरू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, या दोनों तरह से मैं बात करूंगा, एक हो सकता है आपने पहले इसकी तैयारी कर रखी है तो अलग चीज है, आप बिल्कुल नए, मतलब आपने इसी साल आपकी बीएड हुई और आप ये सोच रहे हैं कि हमें ग्रेड 2 की तैयारी करनी चाहिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि इस परीक्षा के लिए हमें 1 साल आपको देना है। यदि आप पहले कर चुके हैं पिछली बार तो आपको थोड़ा सा समय कम लगेगा, लेकिन 1 साल ये परीक्षा हमारे से मांगती है, मतलब 10 से लेकर 12 महीने। उसके लिए आप सबसे पहले बिल्कुल नए हैं और विधिवत रूप से आप ये चाह रहे हैं कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो आपको एक ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं प्राथमिकता आपको दूंगा ऑनलाइन की, तो आपको एक ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए। उससे आपकी कम से कम बहुत सी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में हमारा जो सिलेबस है वो क्या कह रहा है, और उनसे बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। हालांकि चीजें आपको सेल्फ करनी पड़ेगी, सवाल निकालने पड़ेंगे, आपको सवाल करने पड़ेंगे, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मुख्य रूप से जो बिल्कुल नया विद्यार्थी है तो उसके लिए हर चीज नई होगी, तो उसके लिए मैं कहूँ तो उसको आप एक ऑनलाइन कोर्स जो भी आपको सस्ता लगे, आपको लग रहा है कि ये 500 में मिल रहा है, 1000 में, 1500 में, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लगभग सेम है। अब कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर उसका लें किसका लें, तो उसकी तुलना में मैं आपको ये राय दूंगा किसी का भी एक ऑनलाइन कोर्स ले लें। उसके बाद आप जब भी स्टार्ट करें तो आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ, और आपको लग रहा है कि वहां प्रिंटेड मिल रहे हैं तो आप प्रिंटेड नोट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके, जब भी आप इसकी शुरुआत करें तो आपका जो एक विषय है वो आपको मजबूत रखना है, पूरा मजबूत। और उसमें भी मैं ये चाह रहा हूं कि आपका यदि केमिस्ट्री जैसा विषय थोड़ा सा ठीक हो जाए तो आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हार्ड विषय को लेकर चलते हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बता रहा हूँ, आपको हमेशा आपका जो इंटरेस्टेड है, आपका जो रुचिकर विषय है, उसको आपको मजबूत करना है। केवल एक विषय यदि आपका सही है तो मेरे आइडिया से आप इस परीक्षा को आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपने कोर्स शुरू किया, आप 5 महीने 6 महीने ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासें 6-7 महीने में आप आराम से कर लेंगे। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज, जैसे आपका एक टॉपिक चल रहा है उसके साथ साथ आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते रहें आपसे, ताकि आपका जो रिवीजन है साथ साथ होता रहे। हमारी क्या आदत रहती है कि मुख्य रूप से जब भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस समय ये सोचते हैं कि इसको हम पहले नोट्स बना लें और उसके बाद वो बहुत बड़ा चट्टा एक बन जाता है, उसके बाद हमें पढ़ना भी काफी मुश्किल हो जाता है, उन चीजों को हम नहीं रिवाइज नहीं कर पाते हैं और लास्ट में फिर बर्डन सा फील होता है। तो आप रिकॉर्डेड का मतलब है, रिकॉर्डेड का ये फायदा है कि आप साथ साथ क्लास लें, उसके ऑब्जेक्टिव निकालें, टॉपिक क्लियर करते जाएं, दूसरा फिर पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव निकालें, क्लियर करते जाएं। आगे इस प्रकार से आप बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आप जब भी शुरुआत इसकी करें तो हार्ड विषय से नहीं करनी, हमें सरल विषय से, जिसमें आपकी रुचि बहुत ज्यादा है, उस विषय को आप पूरा निकाल दें। अब जैसे हम टीचिंग मेथड की इसमें बात करें तो हमारे यहाँ 20% टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं, और आप थोड़ा सा भी अच्छे से कवर करते हैं तो आपके निश्चिंत रूप से ये मान के चले कि आपका क्राइटेरिया जो है 20% जैसे आपके टीचिंग मेथड के पूछे जा रहे हैं, तो आप 20 में से आसानी से 15 से लेकर 17, 18, 19% तक कर सकते हैं। मिनिमम 15, अधिकतम 18 से 19%। तो ये आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते थे, हमारे प्रश्न पक्के हैं,
चाहे आप कोचिंग करें, एक बुक पढ़ेंगे तो भी हमारा ऐसा हो जाएगा। अब हम जैसे इस विषय की बात कर रहे हैं कि मजबूती के साथ, जैसे आपने केमिस्ट्री विषय शुरू किया, अब केमिस्ट्री को आपको थोड़ा सा डीप लेके चलना है कि हाँ इसको हम साथ साथ करते रहें, इसकी क्लास लें, फिर आप टेस्ट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने, पिछला मैं अनुभव बताऊं तो आप जिसके बहुत से ऑनलाइन कोर्स आपने साथ ले रखा, टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका दोनों काम चलेगा। हम क्या कहते हैं कि नहीं हमारा पहले कोर्स हो जाए उसके बाद टेस्ट देंगे या इस प्रकार से पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको बैरियर लगेगा, टाइम भी लगेगा, क्यों हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक मैं मेरा अनुभव बताऊं तो आप केमिस्ट्री विषय को लेकर चल रहे हैं, तो इसके आप आसानी से मैं ये सोच रहा हूं कि लगभग 30 से प्लस आप प्रश्न कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आप मेहनत करते हैं, केवल नोट्स आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं उससे। इसके साथ साथ आप एक विषय जैसे आपका बायो है वो हमारा साथ चल रहा है, तो ये 2 विषय आपके 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आप तीसरे सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स को देख सकते हैं। और यदि बहुत से ऐसे साथी हैं जो फिजिक्स करते भी नहीं है, अब वो अलग अलग चीजें हैं कि कुछ साथियों की रुचि है, शुरू से इंटेलिजेंट है, फिजिक्स कर रखी है, नीट वगैरह की तैयारी करके उनको तो शुरू करना है, और जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं आ रहे, तो आप उतना फोकस इन 2 विषयों पर भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री और बायो को आप थोड़ा सा अच्छा लेकर चलें, साथ में आप टीचिंग मेथड जैसे लें, तो आप आसानी से, मैंने आपको 80% का बताया है, 80% का मतलब है कि आप मिनिमम मान के चलें, केमिस्ट्री विषय में आप 30 के आसपास पहुंच सकते हैं, 25 के आसपास आप बायो में पहुंच सकते हैं। हम 25 भी मान के चल रहे हैं, देखो यहां भी हम 25 करते हैं, और हम वहां लगभग टीचिंग मेथड में 15%, तो ये हमारा क्राइटेरिया लगभग 65% के आसपास जा रहा है, और ये मिनिमम है। आप इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 43 प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, तो आप इसमें 30 के आसपास भी आराम से पहुंच सकते हैं, 30 प्रश्न, और ये 30 और ये 15 भी होते हैं तो भी हमारे 75 प्रश्न, और 75 प्रश्न अच्छा एक क्राइटेरिया है। लेकिन हम इस अनुभव के साथ नहीं चलते, हम शुरू से ये लेके चलते हैं कि हमें तो केवल 100% करना है। ये सुधार धीरे धीरे होगा, जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसको रेगुलर करेंगे, तो आप निश्चिंत मान के चलें आने वाले समय के अंदर आप इसमें सुधार करते जाएंगे। क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ेंगे तो हमें कई चीजें समझ में भी नहीं आएगी। दोबारा जब हमारा एक बार सिलेबस होने के बाद उसके टॉपिक वाइज आप MCQ लें, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करें, साथ साथ कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा वो टॉपिक अच्छा क्लियर होगा। जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, मान लो टेस्ट के समय ये चीजें आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि मेरा ये टॉपिक हो चुका है, इसका मैंने टेस्ट लगा दिया, रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो चीजें आपकी अच्छी होती जाएगी, शुरू से अच्छा उसको मिलता जाएगा। लेकिन जब आप ये चीजें छोड़ देते हैं, जैसे आज आपने देखा एक क्लास लगा ली, 3-4 दिन बाद दूसरी क्लास लगा ली, तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती। और ये भी सोच लेते हैं कि एक बार कोर्स इसका ले लिया, चलो रीट आ गई, रीट पात्रता निकाल लेते हैं, रीट पात्रता चलेगी, उसके बाद फरवरी आ गया, फरवरी चला गया, मार्च में सोचेंगे रीट मुख्य परीक्षा की डेट आ गई, हम रीट की तरफ चले गए। ऐसा नहीं, आपने यदि टारगेट लिया है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत कम विद्यार्थी यहाँ टिकेंगे, और जो टिकेगा वो लगेगा, कन्फर्म है, जो टिकेगा वो ग्रेड 2 वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का बनेगा। और यदि आप टिके ही नहीं, अब बहुत से विद्यार्थी जैसे संस्कृत शिक्षा में बहुत बढ़िया तैयारी है, या पिछली बार 4-5 नंबर से जो लोग रह गए, अब वो विद्यार्थी क्या सोच रहे हैं कि हमें रीट की तरफ जाना चाहिए, या अन्य वैकेंसी की तरफ अपना मूड है जो परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन उसकी तुलना में आप इस दिशा में, सही दिशा में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये मुख्य आधार है इस परीक्षा का रुकने का। उसके बाद आपका ऑनलाइन साथ साथ कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन होने के बाद आप जितनी बार हो सकते टेस्ट दें फुल, आपको जैसा लग रहा है हर बार प्रश्न, क्योंकि थ्योरी से कुछ नहीं है, जब तक हम सवाल नहीं निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, तो हमारा वो टॉपिक क्लियर होगा ही नहीं। आप बार बार, एक बार आपको थ्योरी पढ़नी है, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स लेके करें, चाहे आप ऑफलाइन करें, कैसे भी करें, लेकिन उसके बाद आपको सवाल पर सवाल निकालने हैं टॉपिक वाइज, उससे आपका अभ्यास बढ़ेगा और आपका जो करने का तरीका है, क्राइटेरिया है, वो बढ़ेगा। इसकी एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ेगी, सही करने का टैलेंट बढ़ेगा, तो आप धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करेंगे, रुचि भी आएगी। और जब एक बार कोर्स कर लिया, फिर आप केवल पढ़ रहे हैं, कोई सवाल नहीं निकाल रहे हैं, तो वहां दिक्कत आती है। आप मुख्य रूप से यदि जहां भी हैं, आपने यदि कोर्स कर चुके हैं आप 2nd ग्रेड का, तो आपको बार बार कोचिंग करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे पुराने साथी भी हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने पिछली बार कोर्स कर लिया और अभी एक ऑनलाइन और लेते, जरूरत नहीं। फिर भी आपको लग रहा है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, उसके साथ साथ सवाल आप ऑफलाइन निकालें, टेस्ट आप ऑफलाइन जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा दें, तो उससे RS मेंस का आप देख सकते हैं। मैं साइंस के लिए मुख्य रूप से टेस्ट के लिए कह रहा हूँ, जीके में आपसे कम दे लेंगे चल जाएगा, लेकिन जैसे हम मेंस RS की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा लोग टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करते हैं, ताकि हमारा सवाल बढ़े, सही करने का तरीका बढ़े। वहां तो हैंड राइटिंग का इश्यू होता है, हमें टॉपिक लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ केवल ऑब्जेक्टिव है। यदि आप बार बार टॉपिक वाइज MCQ निकालेंगे
तो निश्चिंत रूप से आप उस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। ये ज्ञान की परीक्षा नहीं है, केवल टिकने की परीक्षा है, क्योंकि इस परीक्षा में हमें केवल 50% सवाल सही करने होते हैं और आप एक साल तैयारी कर लेते हैं तो निश्चिंत रूप से आप 50% सवाल सही कर सकते हैं। अब इसका सिलेबस क्या, ये चीजें हमें पता है। केमिस्ट्री के 43 हैं, फिजिक्स के लगभग 43 हैं, बायो के लगभग 43, 44, 45 हैं, या टीचिंग मेथड के 20 सवाल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि पूरे सही हो, या तो कोई ऐसा संभव नहीं है। आप सबसे पहले ये देखें कि आपका जो विषय मजबूत है, आपका जो विषय सही है, उसको आप बचाएं। उसके बाद आप दूसरे विषय पर काम करें, फिर आप तीसरे पर काम करें। आपके 3 विषय बहुत अच्छे हैं तो आप फिजिक्स पर भी काम कर सकते हैं, ताकि हम अंकों में सुधार करें, अंकों की ओर बढ़ाएं। लेकिन आप पहले ये ना सोचें कि हमें केवल एक ही पूरा पीएचडी उस पर करनी है। पीएचडी करने का हमें प्रयास नहीं करना है। आप पुराने पेपर्स देखेंगे। इसके अलावा बहुत से साथी कई बार ये कहते हैं कि सर हम साइंस के अंदर मुख्य रूप से समस्या नोट्स की आती है, उसके बाद कोचिंग्स की आती है, किससे कोचिंग ले। तो मैंने आपको बताया कहीं से भी ले लें, लेकिन उसको आप ये शैली समझ लें उसकी कि ये पढ़ा किस प्रकार से रहे और हमें किस प्रकार से पढ़ना है। इसके अलावा पुस्तक सूची की हम इसमें बात करते हैं तो पुस्तक सूची के रूप में भी हम राजस्थान बोर्ड पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो बेस्ट है बायो के लिए। जैसे हम अब एक चीज और आ जाती है, अब केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, अब पुस्तकों की बहुत बड़ी समस्या थी तो उस पर हमने अब काम करते हुए बायो की भी निकाली है, उसके बाद केमिस्ट्री की एमसीक्यू निकाल दी, उसमें व्याख्यात्मक दी हुई। तो आप राजस्थान बोर्ड के लिए बायो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री से, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक जो आ रही है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इसमें एक चीज और आती है कि बीएससी वाला कैसे पढ़े, तो आप 11th-12th ही कवर करें। जहां तक मेरा मानना, 11th-12th आप कवर कर लें पहले, उसके बाद आप सोचें कि जो टॉपिक केवल 11th-12th में नहीं है वो केवल बीएससी में से बहुत कुछ टॉपिक है, उस पर भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है 11वीं-12वीं का जो कॉन्सेप्ट है, आपके सारे प्रश्न सही होने चाहिए, सारे टॉपिक आपके होने चाहिए, तो निश्चित रूप से आप बीएससी तक भी पहुंच जाएंगे। बहुत से कम टॉपिक हैं जो आपके बीएससी में। 11वीं-12वीं को आप अच्छे से पढ़ लें, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के अच्छे से पढ़ लें, टीचिंग मेथड पढ़ सकते हैं। फिजिक्स के लिए भी बहुत से साथी हैं जो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप छोड़े नहीं, बिल्कुल छोड़ने की तुलना में 3-4 यूनिट आप ऐसे ही कर सकते हो। उससे क्या हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल छोड़ेंगे, बहुत से साथी छोड़ते भी हैं, छोड़ने से नुकसान नहीं है, कोई फर्क, वो आपके दिमाग की बात है कि आपको ये ना हो कि मुझे छोड़ने से ऐसा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार मैंने विषय को छोड़ दिया, क्या पता होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, अब छोड़ भी देंगे तो भी सिलेक्शन होगा। मैंने आपको मार्क्स बता दिए, 75 प्रश्न आप इस प्रकार से कर सकते हैं नॉर्मली। 43 में से 30 प्रश्न को ज्यादा नहीं है, और केवल थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल आपके 4-4, 5-5 आते भी हैं केमिस्ट्री बायो, तो आप उनको छोड़ दो। बायो में तो एक आधा न्यूमेरिकल आता है सवाल टाइप का, बाकी लगभग केमिस्ट्री में 4 से 5 आते हैं, उनको आप छोड़ भी सकते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन निश्चिंत है। अब इसमें फर्स्ट पेपर को आप कवर कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 75 की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारा मिनिमम 60 भी क्राइटेरिया यहाँ पहुंच रहा है, तो 5 और 13 270 नंबर हमारे सीधे हो रहे हैं, और आप फर्स्ट पेपर में 65 तक भी पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप हमें केवल सिलेक्शन लेना है दोनों पेपर में। मिनिमम पासिंग मार्क्स के बाद हमें एक में बढ़ा भी देते हैं, और बहुत से साथियों के सब्जेक्ट में रुचि, तो आप सब्जेक्ट के अनुसार भी इसको पास कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य चीज है कि आप यदि टिके हुए हैं, एक जगह तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चिंत रूप से आप इस परीक्षा को बहुत आसान तरीके से पास कर सकते हैं। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी उस समय बिल्कुल भी, लेकिन मुझे यकीन था। रीट की परीक्षा भी उस टाइम आई थी, लेकिन हमने एक टारगेट कर रखा था कि हमें ग्रेड 2 ही बनना है। ये दिमाग में यदि आपके है तो आप निश्चिंत रूप से, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप दिनों दिन जब भी किसी से पूछेंगे, बताएंगे नहीं यार आपने पिछली बार उस कोचिंग से की थी, आप यहाँ कोचिंग करो, वहां करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने यदि एक बार कोचिंग कर रखी है तो आप टेस्ट पर टेस्ट दो, सवाल निकालो जितना हो सकता है, आप ऑब्जेक्टिव निकालो, खुद निकालो, कैसे भी निकालो। ऑब्जेक्टिव सवाल जब तक आप टॉपिक वाइज नहीं निकालेंगे तो आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी सही होने का। अब बहुत से साथियों ने याद बहुत कर रखा है, थ्योरी पढ़ रखी है, लेकिन जब हम पेपर में जाते हैं तो पेपर में सवाल सही नहीं होते। उसका अब सवाल भी, जैसे टेस्ट भी कई बच्चे देते हैं तो डिमोलाइज हो जाते हैं कई बार कि पेपर में हम प्रश्न कितने सही करें। तो आपको पेपर के अंदर हर टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न मिलने, लेकिन टेस्ट के अंदर 30 से 35, 40 प्रश्न तक एक टॉपिक से मिल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल आ रहे हो, आपको तो पेपर में केवल एक ही तो सवाल मिलेगा, आप आराम से सही कर लेंगे। यदि 40 सवाल में से आप 20-30 भी कर रहे हैं तो भी आप आने वाले पेपर के अंदर एक सवाल उस यूनिट से आसानी से सही कर लें। अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस में जितना ज्यादा अभ्यास आपका है वो ज्यादा काम करेगा। तो आपको इस पर मुख्य रूप से अभ्यास पर फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपने यदि एक बार कोचिंग करके तो आप मन बना लें, वरिष्ठ अध्यापक को ही वजह दें, और आपका रीट का जो पेपर है वो भी जैसे पात्रता है तो उसको आप एक बार दे सकते हैं।
लेकिन आपके यदि पहले उन विद्यार्थियों को विशेष तौर से कह रहा हूं कि जो पहली बार पिछली बार की तुलना में 4-5 नंबर से रह गए थे, वो भी काफी भ्रमित हैं कि अब आपकी बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम तो पिछली बार भी खराब हो गए, हमारा पेपर नहीं हुआ, इतने नेगेटिव हुए। तो वो चीजें हर बार नहीं होती। पिछली बार आपने जो गलतियां की उनमें सुधार करें, और जो नए विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल नए हैं उसको भी ये सोचना है कि वो भी जैसे आज अभी आपकी बीएड चल रही है और आपने पहले से कुछ तैयारी कर रखी है, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने बहुत सी चीजें पढ़ रखी है, केवल उनको रिवाइज करना है। जो बिल्कुल नया है उन विद्यार्थियों को मैं जरूर कह सकता हूं कि आप रीट की तरफ हो सकते हैं या आप चयन कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको यदि लग रहा है कि मुझे तो वरिष्ठ अध्यापक बनना है तो आप वरिष्ठ अध्यापक की करें, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो रीट की करनी है तो आप रीट की कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं, लगभग 70-85% लोग जो पुराने हैं, उनको तो मैं यही राय दूंगा बिल्कुल कि आपको कतई घबराना नहीं है। आप इस क्षेत्र में बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं और आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि 47 पोस्ट पर आप देख लेना, अभी 29 तारीख को पेपर होना है, उसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी कट ऑफ नहीं रहेगी, वही पेपर का पैटर्न है, वही सारी चीजें। तो अभी खूब सीटें हमारे पास, सीटें बढ़ेगी भी। इन चीजों को आप छोड़ दें और कोचिंग का यदि आपने प्लान कर रखा है तो आप बिल्कुल उस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित रखें। कोचिंग पूरी हो तो आप साथ साथ ऑब्जेक्टिव निकालते रहें, सवाल निकालते रहें, और थ्योरी की जो बुक्स मैंने आपको बताई वो आप साथ साथ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ऐसा बड़ा हुल्ला बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान परीक्षा है। आप यदि टिके रहे तो निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफलता मिलेगी। मुख्य कारण ये है कि हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो उस स्थिति में समस्या हो जाती है। क्योंकि टिकने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ऐसा माहौल बन जाता है ऐसा कि हमें अब जैसे ऐसा माहौल बना, जैसे मैं मानूं साइंस के विषय में, मैथ के विषय में बहुत अच्छी पोस्ट है। अब एसएसटी का जो विद्यार्थी है वो ये सोच सकता है कि यार 17 पोस्ट है, मैं मानता हूं कंपटीशन है, वो विद्यार्थी रेट की तरफ जाएगा, लेकिन हमें रेट की तरफ या अन्य विषय की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। खूब है सीटें, रीट में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, और दोनों परीक्षाओं में अंतर होगा तो उस समय हम देख सकते हैं। पात्रता को आप परीक्षा दें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ परीक्षा नहीं देनी, परीक्षा देनी है। आपको 10 मिनट शाम को 2 घंटे 1 घंटा मिले तो उस समय आप पढ़ भी सकते हैं, 2-3 घंटे आप निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा मारा मारी नहीं है। 3 घंटे भी आप डेली निकालते हैं तो आप उस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल सारा छोड़ के उधर जा रहा हूँ, तो उस स्थिति में समस्या हो सकती है आने वाले समय में। तो आप खुद को व्यवस्थित करें, सबसे पहले निश्चय करें, निर्णय लें कि वास्तव में मुझे करना क्या है, और उस दिशा में निर्णय करने के बाद इस प्रोसेस के द्वारा आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन कोचिंग ले लें आप, कोचिंग करने के बाद साथ साथ उसको रिवीजन करते रहें, सिलेबस की प्रति अपने पास रखें, सिलेबस में देखते हुए अपनी जो तैयारी है उसको आपको गंभीर रखना है। और आप ढिलाई ये ना सोचें कि ये परीक्षा तो दिसंबर में होगी। बहुत से साथ ये भी सोचते हैं कि नहीं ये परीक्षा तो अभी नहीं होने वाले, दिसंबर में होगी, अपने दिसंबर में पढ़ लेंगे, नवंबर में होगी, नवंबर के टाइम देख लेंगे, उससे पहले हम उसके देख लेते हैं। क्योंकि इस परीक्षा के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 8 मिनिमम 10 महीने से 12 महीने का समय हमें चाहिए, और वो समय जब तक आप नहीं दोगे तो ये परीक्षा पास नहीं होगी। सीधी सी बात है, आपको इसके लिए पूरा गंभीर होना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप इतने गंभीर हैं, तैयारी कर रहे हैं, आज से भी अपनी शुरू करते हैं, तो आराम से आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें देर नहीं करनी है। आप ये निर्णय आने वाले 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, संस्कृत शिक्षा विभाग तक 29 तारीख तक आप ये व्यवस्थित निर्णय लें, और उसके बाद इसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। जो विद्यार्थी पहले कोचिंग कर चुके हैं उनको केवल टेस्ट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैं खुद इस विषय में शेड्यूल बाय टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, आप सबको पता है कि 19 तारीख से। उसमें हमने टॉपिक वाइज, ताकि आपका हर टॉपिक क्लियर होगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आप उसके पहले प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, फिर आप उसको पढ़ के आएंगे, फिर आप टेस्ट देंगे, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, तो वो चीजें धीरे धीरे स्थायी होती जाएगी। और आप यदि सीधा रट रहे हैं, एक दिन में आपने पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, उसमें आपका शेड्यूल नहीं बन पाता है। क्योंकि विद्यार्थी के लिए शेड्यूल बहुत जरूरी है। आप व्यवस्थित तरीके से शेड्यूल, आपको पूरा 3.5 महीने का, जैसे आज मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, उसमें आपने शेड्यूल देखा होगा, हर 7 दिन से हमारा टेस्ट है, डिसाइड है कि ये टॉपिक बायो का है, ये केमिस्ट्री का है, उसमें आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। कोशिश ये करें कि आप ऑफलाइन दें, ताकि विद्यार्थी, क्योंकि कोर्स एक बार होने के बाद बार बार हम नहीं करेंगे। टेस्ट का मतलब है कि आप उस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज हम करेंगे। पहले हम टॉपिक वाइज लेंगे, फिर उसका रिवीजन होगा, फिर आप उसको पढ़ेंगे। तो वो चीजें एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य विषय में हम रटा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, मिक्स प्रश्न आते हैं, कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड अलग है मैथ के अंदर और साइंस के अंदर, तो उस चीजें यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो जहां तक मेरा शून्य से शुरू करने का जो आपका इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि आप शून्य से
शून्य का मतलब आपने यदि कोचिंग कर रखी है तो आप बहुत ऊपर है। शून्य आप कोचिंग नहीं कर रखी है, बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, तो आज ही आप एक ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। उसके माध्यम से अपने टॉपिक वाइज आप उसको साथ साथ कवर करते रहें, रिवीजन करते रहें। 3-4 महीने में कोर्स आप निपटा लेंगे, अधिकतम 5 महीने, और उसके बाद में हमें 5 महीने और मिलेंगे। उस 5 महीने के दौरान हम उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट आपको मुख्य रूप से एक पूरा मजबूत, दूसरा ठीक ठाक, तीसरा भी ठीक ठाक, 3 सब्जेक्ट आपके हैं तो आप आराम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। मजबूत यदि केमिस्ट्री है तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। केमिस्ट्री के 30 प्रश्न, बायो के 25 से 30, टीचिंग मेथड के 15, हमारा सिलेक्शन हो रहा है, कहाँ पढ़ने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी अच्छा है, जिनका सब्जेक्ट 3 आपके अच्छे करो, उसके बाद आप चौथे की ओर बढ़े। इनमें से भी एक गंभीर होना चाहिए कि रात को उठाकर भी पूछे केमिस्ट्री में ये क्या है तो आप बता सकें। ऐसा यदि है तो आप निश्चित रूप से, पिछली परीक्षाओं में भी आपने देखा है कि केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज्यादा लगे। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ, केवल केमिस्ट्री के भरोसे 30, 32, 35 प्रश्न किए सब्जेक्ट में। बायो में 10 से 15, किसी ने 20 कर दिए, टीचिंग मेथड के 15 हो गए, 60 प्रश्न जिसके बच गए सब्जेक्ट के अंदर, और 60 ही उसके जीके में बच गए, 240 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। ऐसा इस बार भी होगा। तो हर बार ऐसा होता है। उसका कारण है कि हम पहले नहीं तैयारी शुरू नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे आप रीट की ओर चलेंगे, रीट पात्रता निकाल देंगे, फिर रीट मुख्य में, फिर परीक्षा केवल देंगे। यदि आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो सबसे आसान ग्रेड सेकंड ग्रेड है साइंस के अंदर। और आप यदि ये सोच रहे हैं कि रीट में हम ऐसे पढ़ लेंगे, रीट में देखो मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी, टीचिंग मेथड भी, जीके वाला पार्ट भी, तो वहां दिक्कत आएगी आपको। तो आप इससे सबसे अच्छा जरिया है कि आप इसमें कोई पात्रता आपको पास नहीं करनी, आप आसानी से बिल्कुल शून्य से शुरू कर सकते हैं। और आपको बुक लिस्ट के भी लिए अलग से कुछ नहीं करना है। पहले जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं उनको आप पढ़ें। उसके साथ साथ आप अपने जो राजस्थान बोर्ड बायो है, केमिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी है, और हमारी दोनों पुस्तकें हैं, और हम आगे टीचिंग मेथड और फिजिक्स पर भी काम कर रहे हैं। तो वो पुस्तकें बहुत ही शानदार तरीके से तैयार की गई है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसकी व्याख्या भी दी गई है, और पुराने जो प्रश्न है उनको ध्यान में रखा गया है। तो आप कहीं ना कहीं यदि इस तरीके से अपने टॉपिक वाइज प्रश्न भी करते हैं, टेस्ट के माध्यम से जुड़ते हैं, तो आपका एक शेड्यूल बनेगा। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और अच्छे नजरिए से आप उसको तैयारी कर पाएंगे। तो आगे के इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि आप शून्य से किस प्रकार से अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।